हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 8। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें लास्ट पार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग रियू को प्रपोज करने के लिए आया हुआ रहता है और वो रियू को प्रपोज कर भी देता है। जिसके बाद उसकी बातें सुनकर रियू तो एकदम शॉक ही हो जाती है और फिर वो उसने गैस पे कुछ चढ़ाया हुआ रहता है जिससे वो उतारने जाती है, तभी उसका हाथ जल जाता है। सियोंग दौड़ के उसके पास आता है और उसके हाथ को लेके कल के नीचे लगा देता है और फिर उसके हाथ धोने लगता है। साथ ही उससे डांट भी रहा होता है कि उसे अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रियू मना कर देती है और बोलती है कि हम लोग इतनी छोटी छोटी चीजों पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते। और फिर रियू उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुकिंग का कोर्स कर रही हूँ और मैं जब शेफ बन जाऊंगी तो क्या मेरा हाथ नहीं कटेगा। मेरा ऐसा प्रोफेशन है कि मेरा हाथ कटना जलना आम बात है मेरे लिए। जिसके बाद सियोंग बोलता है कि हाँ, तुम शायद सही बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारे ड्रीम से रिलेटेड बात है। बट एक्चुअल में तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। तभी रियू उससे बोलती है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम होते कौन हो। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर वो बोलता है कि सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर आज तक मुझे जिस लड़की का ख्याल है और मुझे जिस लड़की का केयर करना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम ही हो। और मैं बचपन से यही चीज देखता हूँ कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो, साथ ही तुम्हें हमेशा अपनी मॉम से भी मार पड़ती रहती है। जिसके बाद सियोंग की बातें सुनकर रियू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम भूलो मत कि तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट है, कहीं मैं तुम्हें कोई चीज से मार ना दूं। जिसके बाद सियोंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं बस तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगा कि तुम अपने लाइफ में जहाँ पे भी रहो खुश रहो और तुम्हें कोई भी तरीका के दिक्कत ना फेस करना पड़े। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि मुझे एक बात तो अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तुम्हारे एक्स रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए मैं अपने आंसर के लिए तुम्हें जल्दी नहीं बोलूंगा। तुम प्लीज अपना टाइम ले लो और अपने सारे फीलिंग्स को सोच के समझ के मेरे को जवाब देना। जिसके बातें पर सुन के रियू भी बोलती है ठीक है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सियोंग की मॉम को, जो कि अपने घर पे आती है। तभी वो सियोंग के डैड को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पे अभी भी नहीं आए हुए रहते। जिसके बाद वो सियोंग के रूम में चली जाती है जहाँ पे सियोंग ने उन्हें बताया था कि सियोंग के लॉकर में उसने उनके लिए गिफ्ट रखा हुआ है। जिसके बाद सियोंग की मॉम उसके ड्रॉर खोल के चेक करती है, तभी उससे वहाँ पे गिफ्ट मिल जाता है। तब वो उस गिफ्ट को खोल के देखती है तो उसमें एक नेकलेस रहता है। जिसके बाद सियोंग की मॉम को उस नेकलेस को देख के काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो उस नेकलेस को निकाल के खुद पे पहन लेती है। और दूसरी तरफ हम सियोंग के डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आगे रहते हैं और उनका मूड बहुत ज्यादा ही खराब रहता है, साथ ही वो काफी ज्यादा सैड भी लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल में अचानक से इमरजेंसी का अलार्म बज जाता है। जिसके बाद वो लोग दौड़ के पेशेंट्स चेक करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम रियू को देखते हैं जो कि अपने घर पे आगे रहती है और वॉशरूम में आके वो अपना फेस धो रही होती है और सियोंग की कई बातों को ही सोच रही होती है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियू एक बार बचपन में अपने स्विमिंग पूल के सामने में बैठी हुई रहती है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है स्विमिंग पूल में जाने की वजह से। जिसके बाद सियोंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उससे क्या हुआ है। तभी रियू उससे बताती है कि उसे डर लगता है पानी से, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और उसके कान भी बंद हो जाते हैं और उससे अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती है, इसीलिए उसे पानी में जाने से डर लगता है। जिसके बाद सियोंग उसके कान को बंद कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इसी तरीके के पानी में भी फीलिंग आएगा, तुम एक बात जान लो, अगर तुम किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा और तुम्हें कुछ सुनोगे नहीं तो तुम अपने दिमाग को शांत कर पाओगी। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रियू वापस से अपना कान बंद कर लेती है और सियोंग के ही सिखाए ट्रिक को ट्राई कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि एकदम पागल हो गया रहता है और वो घर पे सोच रहा होता है कि उसने सही से बोला कि नहीं, क्या वो बहुत ज्यादा हार्शली हो गया था, क्या उसने बहुत ज्यादा बात को खींच दिया, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो ये सारी बातें सोच सोच के परेशान हो रहा होता है और अपना सर पीट रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं और जिसके बाद सियोंग अपने खिड़की पे जाता है और वो रियू के खिड़की की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि रियू के रूम की लाइट जल रही है, इसका मतलब रियू जगी हुई है। जिसके बाद वो तुरंत पर्दे के पीछे आ जाता है। इधर हम रियू को भी देखते हैं जो कि अपने विंडो पे आती है और वो सियोंग को देखती है और उसके रूम का लाइट जल रहा होता है, तो वो उसे बुलाने का सोचती है, लेकिन कुछ सोच के वो उसे नहीं बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बारी बारी से एक दूसरे के खिड़की पे देखते हैं, लेकिन कोई भी एक साथ एक दूसरे को नहीं देख पाता और ये लोग एक दूसरे को ऐसी रात भर देखते रह जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग सो के उठता है और वो खुद में बोल रहा होता है कि वो रात को थोड़ा भी नहीं सो पाया और फिर वो जाके अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी वहाँ पे सियोंग की मॉम आती है और वो उसका दिया हुआ नेकलेस पहनी हुई रहती है जो उसे दिखाने की ट्राई कर रही होती है। तभी सियोंग देख लेता है और उनकी तारीफ करता है और बोलता है कि उनपे वो नेकलेस बहुत ज्यादा ही सूट कर रहा है। तभी सियोंग के मॉम को भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद सियोंग उसने बोलता है कि इस बार तो मैंने बस ये गिफ्ट लेके आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में बाहर चलेंगे आपके बर्थडे के दिन। सियोंग की सारी बातें सुनकर सियोंग के मॉम को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश रहती है। जिसके बाद वो उसे प्रॉमिस करने के लिए भी बोलती है, तभी सियोंग प्रॉमिस भी कर देता है। और उसके बाद तभी वहाँ पे सियोंग के डैड भी आ जाते हैं, जिसके पास सियोंग आके उन्हें बोलता है कि कल मॉम का बर्थडे था, आप आए नहीं।
आप मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेके आए हुए हैं, जिसके बाद सियोंग के डैड बोल देते हैं कि नहीं, मैं अभी कोई गिफ्ट नहीं लाया और मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट आया हूँ और मैं बहुत ज्यादा थका हुआ भी हूँ, इसीलिए मैं सोना चाहता हूँ। जिसके बाद वो इतना बोल के निकल जाते हैं। उनकी बातों से सियोंग के मॉम को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हम रियू को देखते हैं, जिसका सेम सियोंग की तरह ही हाल हुआ रहता है। वो भी रात भर सोई नहीं रहती है और उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए रहते हैं, जिसकी वजह से वो फाउंडेशन लगा के उन्हें कवर अप कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि रियू के मॉम के पास आके बैठता है और उन्हें बताता है कि उसने एक यूट्यूब पे चैनल शुरू किया है बॉडी बिल्डिंग का और वो पॉपुलर होना चाहता है, इसीलिए वहाँ पे वो वीडियो डालता है। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से रियू आ जाती है और वो उससे झगड़ा करने लगती है और उससे डांटती है कि तुम ये सब फालतू काम करने के बजाय अपने लिए कोई अच्छा काम ढूंढो, और साथ ही मम्मी से पैसे लेने के लिए भी मना करती है और वो इतना बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियू की मॉम भी उसके बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रही होती है, जिसके बाद रियू फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाती है और तभी उसे रास्ते में सियोंग भी मिल जाता है। जिसके बाद सियोंग और रियू एक दूसरे को कल रात को कितनी अच्छी नींद कौन सोया इस बारे में एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, बल्कि एक्चुअल में तो दोनों कल रात को सो नहीं पाए हुए रहते हैं। जिसके बाद रियू उससे पूछती है कि मुझे कितने दिन का टाइम है मेरे पास तुम्हें जवाब देने के लिए। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि हम लोग इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं जो हजारों साल जिएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी ही अपना आंसर दे देना चाहिए। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, सुपरमार्केट चलते हैं और कोई भी एक प्रोडक्ट चॉइस करके जिस दिन भी उसका एक्सपायरी डेट होगा उस दिन मैं अपना आंसर दे दूंगी। जिसके बाद सियोंग को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और फिर वो लोग साथ में सुपरमार्केट चल जाते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में सियोंग तो स्टील प्रोडक्ट चॉइस कर रहा होता है, लेकिन उसके एक्सपायरी 5 ईयर्स की होती है। जिसके बाद ये चीज देख के सियोंग तो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कोई कम जल्दी एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट ढूंढना होगा। जिसके बाद फिर वो लोग डेयरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक डाइट जूस को सेलेक्ट करता है और उसका एक्सपायरी डेट 11 डेज बाद का होता है। जिसके बाद वो इस सब चीजें देख ही रहा होता है कि सियोंग को देख के रियू के अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और रियू को ढूंढने के लिए जब सियोंग पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग अपने ऑफिस आ गया रहता है और वो मियोंग और लीना के लिए कुछ स्नैक्स और जूसेस लेके आया हुआ रहता है, जहाँ पे वो उन लोग को देता है और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सियोंग अपना जूस वहाँ से लेकर अपने रूम में आ जाता है और उस जूस की 11 डेज की एक्सपायरी रहती है। और दूसरी तरफ हमें डैन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और वो पैरामेडिक लोगों के ऊपर अपने आर्टिकल के बारे में प्लान कर रहा होता है। तभी उसके सीनियर उसके पास आती है और उससे उसके बारे में पूछती है। तभी डैन उन्हें बोलता है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल सोच लिया है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मेरा टाइटल होगा आई लव मंड। और उसकी बातें सुन के उसके सीनियर को भी उसका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो भी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद डैन उनसे परमिशन लेता है पैरामेडिक टीम के साथ एक दिन टाइम बिताने के लिए, ताकि वो उनके बारे में और अच्छे से समझ सके, जिसके लिए उसकी सीनियर भी मान जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोइम के पास डैन आता है, जहाँ पे वो आके उससे बोलता है कि मैं आपके साथ एक दिन रहना चाहता हूँ, साथ ही मैं पैरामेडिक के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसीलिए मुझे आप लोग के वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। ये मोइम तो पहले मानती नहीं है और वो उसे बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, साथ ही हमारे जैसा इतना दौड़ना भागना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी डैन उनसे बोलने लगता है कि ये सब चीजें मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, साथ ही मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ। जिसके बाद वो उसे पुशअप करके दिखाने लगता है और उसके मसल्स के कट को देख के तो मोइम की हालत खराब हो रही होती है। जिसके बाद वो उसे उठा लेती है। तभी वो उसे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे सीनियर से पहले परमिशन लेना होगा। जिसके लिए डैन भी मान जाता है और वो मोइम के सीनियर से जाके मिलता है और उन्हें कैसे भी करके अपने आप को एक दिन के लिए टीम में इन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और तभी उसके सीनियर मान भी जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोइम डैन को सारी चीजें बता रही होती है, साथ ही एम्बुलेंस के अलग अलग फीचर्स भी बता रही होती है। जिसके बाद डैन तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो सब चीजें देख रहा होता है। तभी अचानक से उन्हें इमरजेंसी का कॉल आ जाता है और फिर मोइम और डैन साथ में ही वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रियू के डैड को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में आते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में सारा सामान इधर उधर हो गया है, साथ ही उनके स्लिप पे ऑयल भी गिरा हुआ रहता है और इस वजह से उन्हें डाउट हो रहा होता है कि उनके पीठ पीछे जरूर कोई रेस्टोरेंट में आया था। लेकिन वो कुछ करते हैं उसके पहले ही वहाँ पे एक स्टाफ आ जाता है और वो उनके साथ बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम रियू के मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठी हुई रहती है। तभी अचानक उनके फोन पे हेजिन का मैसेज आता है और वो उनसे मिलना चाहता है, इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट करता है और उसके लिए रियू की मॉम मान भी जाती है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू और हेजिन एक साथ एक कैफे में बैठे हुए रहते हैं और वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते रहते हैं। जिसके बाद रियू यूएस में बात कर रही होती है अपने जॉब के रिगार्डिंग। तभी अचानक उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है और उसके पास चार्जर भी नहीं होता, जिसके लिए हेजुन अपना चार्जर उसे ऑफर करता है और तभी रियू उसके चार्जर में अपना फोन लगा लेती है और फिर वो अपना काम वापस कंटिन्यू कर देती है और इधर हेजुन भी अपने काम में बिजी हो जाता है। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें हेजुन को दिखाया जाता है जो कि मॉम का वहाँ पे बैठ के वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रियू की मॉम आ भी जाती है। इसके बाद हेजुन उसकी मॉम से पूछता है कि आप बताइए आप क्या लेना चाहेंगे। तभी उसकी मॉम उससे बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जानना है कि तुम दोनों का रिलेशन कैसे टूटा था, तुम दोनों में से कौन ने किसको चीट किया, किसने किसको
उसको धोखा दिया, मुझे बस यही जानना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जिसके बाद हेजुन उन्हें बोलता है कि मैं अभी ये सब चीजें तो आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं रियू से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियू के डैड वहीं से पास हो रहे होते हैं और वो वहाँ पे रियू के मॉम को और हेजुन को एक साथ देख लेते हैं। दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है जो कि अपने कुकिंग क्लासेस में रहती है। तभी वहाँ पे सियोंग उसे मैसेज करता है और वो उस मैसेज में उसी जूस का फोटो भेजा हुआ रहता है और उसे बताता है कि इस जूस की एक्सपायरी 11 दिन बाद है, तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है अभी आराम से, तो तुम सोच के मेरे को फैसला अपना बता देना। जिसके बाद रियू भी ये चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें रियू के मॉम को दिखाया जाता है जो कि घर पे आती है, तो वो देखती है कि रियू के फादर उसका घर पे वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद रियू के मॉम उससे पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है, वो क्यों ऐसे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम आज किससे मिलने गई थी। जिसके बाद रियू की मॉम उससे बोलती है कि मैं क्या करती हूँ, उसने मुझे मैसेज किया था और मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए बोला था, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। जिसके बाद रियू के फादर उससे पूछते कि हेजुन ने क्या कहा। तभी उसकी मॉम उससे बताती है कि उसने क्या कहा, उसने बस यही कहा कि वो अभी भी रियू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे अपने साथ यूएस लेके जाना चाहता है। जिसके बाद रियू के फादर उससे बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने के पहले, उसने सोचा नहीं कि उसका क्या हाल हो सकता है, मैं उसका वो हाल करूंगा जो सोचा भी नहीं होगा और मेरे जीते जी तो अब रियू उसके पास कभी नहीं जाएगी। जिसके बाद उसकी मॉम उससे बोलती है मैं चाहती हूँ कि वो उसके पास चली जाए और साथ ही उसके साथ वो यूएस भी लौट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसी लाइफ कभी जिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रियू के मॉम को देखते हैं जो कि अपने घर में बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पे डोंगी आता है उनके पास और उनसे अपने चैनल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो अपने चैनल में कुछ सब्सक्राइबर को खरीदना चाह रहा होता है। लेकिन रियू के मॉम के कुछ बोलने से पहले पीछे से वहाँ पे रियू आ जाती है और वो डोंग का मार के उसे पीछे करती है और उसे ये सारी चीज़ों के लिए डांटती है। साथ ही उसे बोलती है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए, तुम अभी भी अपने मॉम से पैसे मांगते हो, ये चीज़ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। जिसके बाद डोंग रियू को बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हो, तुम्हें बोलने का क्या राइट्स है, तुमने खुद भी तो ऐसा ही किया है, सब चीज़ छोड़ के तुम यहाँ पे आके बैठ गई हो। जिसके बाद उसकी बातें सुनकर रियू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उठती है, लेकिन तभी रियू की मॉम उन दोनों को डांट के वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियू अपने कुकिंग क्लासेस के बाहर रहती है। तभी वहाँ पे हेजुन आ जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं वापस से अपने रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तुम्हें जैस्मिन जूस पिलाया था और साथ ही मैं आज भी तुम्हें जैस्मिन जूस का चाय का ग्लास दे के चला जाता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हेजुन का काम हो गया रहता है तभी रियू उसके तरफ मुड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है। साथ ही वो उसे कुछ खाने के लिए ऑफर कर रही होती है, लेकिन बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सियोंग और तेई को साथ में देखते हैं जहाँ वो लोग ऑफिस से निकल रहे होते हैं क्योंकि उनका डिजाइन सक्सेसफुल हो गया रहता है और उन लोग को अब फ्यूचर में एक दूसरे से मिलने का कोई चांस नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से तेई उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मुझे अब तुमसे दूर जाने में डर लग रहा है। जिसके बाद वो तेई को बताता है कि मैंने रियू को प्रपोज कर दिया है, लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिसके बाद तेई उससे बोलती है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा लास्ट में दिल टूटेगा, लेकिन फिर भी तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कि तुम पीछे नहीं हटोगे और इसी अदा पे मेरा दिल तुम पे फिदा है और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकती। लेकिन तभी वो उससे बोलती है कि जब तुम्हारा दिल टूट जाएगा तब तुम मेरे पास आना ताकि हम लोग साथ में बैठ के ड्रिंक कर सके। लेकिन उसकी बातें सुनकर सियोंग उससे गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि मेरा दिल क्यों टूटेगा। इसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू की मॉम कहीं से आ रही होती है और तभी उन्हें रास्ते में कोचिंग क्लास के कुछ स्टूडेंट दिख भी जाते हैं जहाँ पे वो लोग कुकिंग क्लासेस लेके निकल रहे होते हैं और रियू की मॉम ये चीज नोटिस कर लेती है कि उस भीड़ में रियू भी है। इस सीन में हम देखते हैं कि रियू की मॉम रियू के डैड के पास आती है और उन्हें कुछ बताती है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब रियू अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उसके घर पे ऑलरेडी सियोंग बैठा हुआ है, जहाँ सियोंग उससे बताता है कि उसके भाई ने उसे कॉल करके बुलाया है यहाँ पे, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। जिसके बाद रियू समझ जाती है कि ये उसे भी अपने सब्सक्राइबर के सिलसिले में ही बुलाया हुआ है और वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पे रियू के मॉम डैड आ जाते हैं। जिसके बाद रियू उन्हें कुछ कंप्लेंट करने जा ही रही होती है कि रियू की मॉम उससे उसका बैग छीन के वहाँ पे नीचे गिराने लगती है। तभी उसे वहाँ पे कुकिंग क्लासेस के बुक दिख जाते हैं। जिसके बाद वो रियू से इसके बारे में पूछती है। तभी रियू बता भी देती है कि उसने कुकिंग क्लास से ज्वाइन किया हुआ है और वो अब शेफ बनना चाहती है। इसके बाद ये बात सुनकर रियू के डैड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ इतनी इजी है कि तुम ऑर्डर बनाओगी और लोगों को उनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस बिजनेस में, तो तुम प्लीज़ इसमें इन्वॉल्व मत हो। और वो इतना बोल के उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिसके बाद रियू की कोई भी बात पे उसके डैड कन्फ्रंट नहीं कर रहे होते और उसके डैड उसके बातों को मान नहीं रहे होते और साथ ही वो उससे डांट भी रहे होते कि तुम अपने 10 साल काम करने के बाद यहाँ पे आकर शेफ क्यों बनना चाहती हो, मैं एक रेस्टोरेंट चला ही रहा हूँ, तो तुम प्लीज़ ये सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम अपने लिए कोई एक नया काम ढूंढो। लेकिन रियू उन लोग की बातें सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो डोंग के बारे में सारी बातें बोलने लगती है कि कैसे डोंग इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी उसने अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया और वो बस अपने लाइफ को इसी तरह खिलवाड़ में यूज कर रहा है। तभी ये सारी बातें बोलते हुए रियू इमोशनल हो जाती है और वो चुपचाप अपने घर से निकल जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सियोंग भी निकल जाता है। तभी वो उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी रियू उसे अपने आप को फॉलो करने के लिए मना करती है, लेकिन सियोंग उसका बात नहीं मानता और वो भग से आगे जाकर उसका हाथ पकड़ कर उससे एक जगह पे लेके चला जाता है जहाँ पे चारों साइड फूल खिले हुए रहते हैं। इसके बाद सियोंग रियू
रियू को बताता है कि मेरे लाइफ में जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ। जिसके बाद रियू उससे बोल रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे ताई के संग आते थे, तभी वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सारी बिजनेस से रिलेटेड चिंता है इसीलिए मैं यहाँ पे आया करता हूँ, ना ही कि कोई लड़की की वजह से। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में डैन को देखते हैं जो कि मोहिम के संग एक लोकेशन पे आ गया हुआ रहता है। अभी वहाँ पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ रहता है और उसके पास बहुत सारी मधुमक्खी मंडरा रही होती है और तभी से मोहिम डैन को अपने पास बुलाती है उस आदमी को उसके ऊपर लेटाने के लिए। डैन तो वहाँ पे आने से पहले डर रहा होता है लेकिन ना चाहते हुए भी वो वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैन की आंख के पास मधुमक्खी ने काट दिया रहता है। जिसके बाद वो उससे बोल रही होती है कि आपने अपना हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराया, तभी वो बोलता है कि नहीं मैं यहीं पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कई जगह पे विजिट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाते हैं और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग बहुत सारे पेशेंट्स को पहुंचाने के बाद वापस से अपने ऑफिस आ जाते हैं जहाँ पे बॉस तो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया रहता है, साथ ही वो उसे अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बोल के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहिम उन लोग को पार्टी देने के लिए बोलती है जिसके बाद वो लोग सब कोई डिनर पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिए रहते हैं। इसके बाद वहाँ पे डैन उन लोग को बोलता है कि मैं आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखूंगा तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में ना ही सोचिए तो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोंग के ऑफिस में हेजुन और रियू साथ में आ गए रहते हैं जहाँ पे हेजुन तो वहाँ पे क्लाइंट बन के आया हुआ रहता है। तभी मियोंग उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रहा होता है और वो उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है उसके न्यू घर के लिए। तभी हेजुन वहाँ पे उसे एक एक करके अपनी सारी बात बता देता है कि उसके फैमिली वहाँ पे वापस आना चाहते हैं कोरिया, इसीलिए वो उनके लिए घर बनाना चाहता है। लेकिन मियोंग तो आगे की कुछ बात करता तभी उसके घर से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे हेजुन से सियोंग पूछता है कि जब तुम्हारा रिलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। तभी हेजुन उसे बोलता है कि हमारा रिलेशन इतना कमजोर नहीं था जो इतना अचानक से खत्म हो जाए, तुम बस थोड़ा सा टाइम दो और देखते रहो कि तुम क्या क्या चेंजेस देखने मिलेगा तुम्हें। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा बहस करने में एक दूसरे के ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रियू उनके बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका खाना बन गया रहता है, वो खाना लेके सीधे सियोंग और हेजुन के पास आती है और उन्हें खाने के लिए बोलती है और तभी सियोंग उसका बनाया हुआ हाथ का खाना खाता है और उससे खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तारीफ करने वाला होता है अचानक से रियू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो नीचे बैठने लगती है। अभी पीछे से हेजुन और सियोंग दोनों साथ में आ जाते हैं और उसका ख्याल करते हैं और उससे हेजुन और सियोंग दोनों साथ में उससे अपने साथ साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन रियू तो सियोंग का हाथ छुड़ा देती है और फिर वो हेजुन को बोलती है कि तुम प्लीज मेरे को अपने साथ हॉस्पिटल लेके चलो। जिसके बाद रियू हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर लोग उसके मेडिकल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि उसके कोई प्री मेडिकल्स रिकॉर्ड है क्या या नहीं। तब रियू उन्हें बताती है कि हाँ एक्चुअल में उसका यूएस में एक सर्जरी हुआ था जो कि 70% उसके इंटेस्टाइन को काट के निकाल देना पड़ा था क्योंकि उससे स्टेज 2 कैंसर था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन रियू के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है और उसके बाद एंड में हम देखते हैं कि वो अपना सीक्रेट डॉक्टर के सामने रिवील कर देती है और हम लोग को भी यहाँ पे पता चल जाता है कि उसकी यूएस में एक बार सर्जरी हुई रहती है और उसे स्टेज 2 का कैंसर भी रहता है। ये बात को सोचने लगती है वो लोग और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 8 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।